हम बच्चों, आज हम शुरू करेंगे इकाई 8 जीवों में श्वसन। प्रश्न 1 देखते हैं। जब हम कुछ समय के लिए सांस रोकने की कोशिश करते हैं तो दम घुटने लगता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है। इस तरीके से हम अगर ऐसा करते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है ना। तो देखिए क्यों, ऐसा कारण क्या है इसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि हमारे शरीर को निरंतर वायु की आवश्यकता होती है जो सांस द्वारा ही अंदर जाती है। देखो, हमें निरंतर वायु की आवश्यकता रहती है, नहीं तो अगर हमारे अंदर अगर वायु नहीं जाएगी तो हमारा दम अंदर से घुटने लग जाएगा। तो हमें बिल्कुल हवादार, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल हवादार खुले माहौल में रहना चाहिए। इस तरीके से अगर कहीं पे सफोकेशन, बंद कमरे होते हैं या शीशे के जो कमरे अगर खिड़कियां लगी होती है तो हमें थोड़ी देर बाद सफोकेशन होने लगती है। इसका भी कारण ये है कि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन या हमें प्रॉपर जो है एयर है हमें नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट है प्रश्न 2। साइकिल के पहिए में हवा भरते हैं तो पहिया फूल जाता है और जब पहिए से हवा निकल जाती है तो पहिया पिचक जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर फेफड़े होते हैं जिनमें हवा भरती है और हवा बाहर निकलती है। यदि हमारे शरीर से फेफड़े निकाल लिए जाएं तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, श्वसन प्रक्रिया संभव नहीं होगी क्योंकि श्वसन कार्य के लिए फेफड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। प्रश्न 3। यदि हवा से भरे हुए गुब्बारे को या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो क्या होता है? आपने तो किया ही होगा ऐसा। जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो आप क्या देखते हैं? या हवा से जो भरा हुआ गुब्बारा है उसको जब आप ऐसे छोड़ देते हैं तो देखिए क्या होता है, तो उसके अंदर जो हवा भरी होती है वो तुरंत तेजी से निकलने लगती है। तो हवा दोनों ही केस में, चाहे गुब्बारा है चाहे कोल्ड ड्रिंक है, दोनों ही केस में जो हवा उसके अंदर फिल्ड होती है वो हवा जो है वो तेजी से बाहर निकलती है। नेक्स्ट है, हमारी नाक हवा को अंदर खींचती है, सांस लेने में ली गई हवा को साफ करती है। नाक के छोटे छोटे बाल रोए होते हैं जो रोगाणुओं, धूलों के कणों को अंदर आने से रोकते हैं। नाक बाहर की हवा को अंदर आने पर हवा का तापमान भी नियंत्रित करती है। नाक हवा को अंतःश्वसन नमी प्रदान करता है। तो फिर नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर देखते हैं। क्या होगा अगर हम नाक के स्थान पर मुंह से सांस लें? हानिकारक जीवाणु व धूल कण फेफड़ों में चले जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जब सोते हैं तो मुंह उनका खुल जाता है, तो हम बड़े लोग क्या करते हैं, उनका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, किसी कि उनके अंदर जो है कुछ कीटाणु या जीवाणु जैसा लिखा गया है वो अंदर ना चले जाएं। तो यही कारण होता है। सर्दी जुकाम होने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? जुकाम में नाक में म्यूकस होने के कारण हवा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। हमारे शरीर में कंजेशन आ जाता है। इस तरीके से शरीर में जो हमारी नाक में म्यूकस हो जाता है उसकी वजह से जो हमारा सांस है हम आसानी से नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट है, वातावरण के ऑक्सीजन युक्त वायु नाक से फेफड़ों तक पहुंचना अंतःश्वसन तथा फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। तो अंतःश्वसन प्लस उच्छ्वसन बराबर होता है श्वासोच्छ्वास, सांस लेना तथा सांस छोड़ना, दोनों को मिलाकर के बताया गया है। अंतःश्वसन सांस लेना, उच्छ्वसन सांस छोड़ना, इस तरीके से बताया गया है कि इन वर्ड्स का जो थोड़े से टिपिकल लग रहे हैं, इनका जो मीनिंग क्या होता है। ज़रा सोचिए, मछलियों, कॉकरोच, केंचुओं में तो नाक नहीं होती है, तो ये सब सांस कैसे लेते हैं? तो इनका उत्तर ये है कि ये सब इनके पास विशेष अंग होते हैं, ये सब विशेष अंगों द्वारा सांस लेते हैं। अब नीचे जो प्रश्न 6 है इनके विशेष अंग बताए गए हैं। ऊपर जो मछलियाँ, कॉकरोच, केंचुआ, इन तीनों को इनके विशेष अंग नीचे बताए गए हैं। क्या क्या इनके विशेष अंग होते हैं? मछली के जो विशेष अंग है इन्हें गिल्स, गलफड़े कहते हैं। कॉकरोच के विशेष अंगों को ट्रेकिया बोलते हैं और केंचुआ इनके जो विशेष अंग होते हैं ये त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 7। चित्र को देखकर बॉक्स में अंग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर अंग का नाम हमें बताना है चित्र को देखते हुए। तो यहाँ पे जो पहला एरो दिखाया गया ये है नासाद्वार, सेकंड ये है फेफड़ा। मनुष्य के श्वसन के विभिन्न भाग कौन से हैं
ऑक्सीजन युक्त वायु अंतः श्वसन द्वारा फेफड़ों तक, उसके बाद रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों को विखंडित ऑक्सीकरण करती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो यहाँ बताया गया कि नासा द्वार से नासा गुहा, फिर ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनी और फिर फेफड़ों तक पहुँचती हैं। उपरोक्त प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। प्रश्न 8, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित होता है। बिल्कुल सही। श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है। बिल्कुल सही। श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा खर्च नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, बिल्कुल सही है। प्रश्न 9 देखते हैं। मास्टर जी ने ललित, जो कि 12 वर्ष का है, उसको उसके छोटे भाई 1 वर्ष और उसके पिताजी जो कि 35 वर्ष हैं तथा दादाजी 65 वर्ष 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, स्टॉप वॉच की सहायता से जांच करने के लिए कहा। तत्पश्चात मास्टर जी ने ललित को सारणी से मेल करने के लिए कहा। तो जब हम स्टॉप वॉच से हम कितने बार सांस लेते हैं वो काउंट करते हैं, तो अब इनके ललित की, उसके भाई की, पिताजी की और दादाजी की, ये हर एज ग्रुप के बच्चे हो गए। जो छोटा है वो छोटे बच्चों में आ गया, और उसके बाद ललित जो आ गया उससे थोड़ा बड़ा है, फिर पिताजी उससे बड़े हो गए और दादाजी सबसे बड़े हो गए। तो हर एज ग्रुप के बच्चे को यहाँ पे बताया गया है, दर्शाया गया, और सबकी हमें क्या करनी है, हमें ये देखना है वो 1 मिनट में प्रति मिनट कितनी बार वो सांस लेते हैं। तो आइए सारणी से मिलान करते हैं। देखिए, नवजात शिशु है जो है 30 से 60 बार प्रति मिनट, स्कूल का छात्र लेता है 25 से 30 बार प्रति मिनट, जो वयस्क है वो लेता है 15 से 18 बार प्रति मिनट, और जो वृद्ध है वो है 18 से 30 बार प्रति मिनट। इसका ये है, और वयस्क का है सबसे ऊपर वाला जी। तो ये है, इनकी हमने मैच कर दिया, कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान कर दिया है। अब आगे देखते हैं, करके देखें। मास्टर जी ने ललित से कहा, एक छोटा गुब्बारा और एक बड़ा गुब्बारा लो, दोनों गुब्बारों में हवा भरो। अब दोनों गुब्बारों में से एक ही समय पर हवा निकालो। यह तो स्पष्ट है कि छोटा गुब्बारा जल्दी खाली होगा, इसी तरह फेफड़ों में भी हवा भरती और निकलती है। प्रश्न 10, ये आप करके खुद करके देख सकते हैं। एक छोटा गुब्बारा लीजिए और एक बड़ा गुब्बारा ले लेंगे, और तो दोनों में आप जब हवा भरेंगे और उसके बाद उसको निकालेंगे तो सबसे पहले हवा छोटे वाले गुब्बारे से निकल जाएगी। यह सभी को आप करके आप खुद से आप देख सकते हैं। प्रश्न 10 है, उपरोक्त कथन के आधार पर बताइए कि क्या कारण है कि सभी सदस्यों का श्वसन दर अलग अलग है। जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के जो लोग होते हैं उनका सभी का जो श्वसन दर होता है वो अलग अलग क्यों होता है। सभी सदस्यों के फेफड़ों की क्षमता हवा भरने की अलग अलग होती है, इसलिए श्वसन दर भी अलग अलग होता है। ठीक है, कारण बताइए। प्रश्न 11, क्या कारण है कि किसान खेतों की मिट्टी की गोड़ाई समय समय पर करते रहते हैं। उत्तर, किसान द्वारा खेतों की मिट्टी की गोड़ाई करने पर मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे मिट्टी में हवा व पानी अवरुद्ध न हो और फसल अच्छी हो। देखिए, खुरपे से बार बार उसकी गोड़ाई करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि फसल अच्छी हो और हवा व पानी का कोई भी वहाँ पे रुकावट ना हो। नेक्स्ट है प्रश्न 12, क्या कारण है कि सर्दियों में हमारे मुंह से भाप वाष्प निकलती है। सर्दियों में मुंह से निकली गर्म हवा बाहर के ठंडे वातावरण में आते ही संघनित होकर वाष्प के रूप में निकलती है। मनुष्य पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता है, क्यों। पानी के अंदर नाक तक वायु नहीं पहुंच पाती है, जिससे मनुष्य सांस नहीं ले पाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 14, पेड़ पौधों में निरंतर श्वसन की क्रिया क्यों होती है। पेड़ पौधे जीवित होते हैं, इनमें निरंतर जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने हेतु ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर श्वसन की क्रिया होती रहती है। प्रश्न 15, जम्भाई आने का कारण लिखिए। जम्भाई आना अनैच्छिक क्रिया है,
जब शरीर थक जाता है या हमें नींद आती है तब शरीर में यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न 16, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। काष्ठीय तनों में स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं, अतः उनमें श्वसन के लिए कौन सी संरचना होती है? तो उसे कहते हैं वातरंध्र, लेंटिकल्स। मेंढक एक उभयचर प्राणी है। वह जल और थल दोनों में रहता है। वह दोनों ही स्थितियों में किस प्रकार से सांस लेता है? उभयचर मतलब वो होता है जो जल और थल दोनों में ही रहता है। तो जल में वो कैसे सांस लेता है? त्वचा द्वारा। और थल में वो कैसे सांस लेता है मेंढक? फेफड़ों द्वारा। प्रश्न 18, विशेष अंतः श्वसन में ली गई वायु और उच्छ्वसन में छोड़ी गई वायु। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि 21% प्रतिशत ऑक्सीजन है अंतःश्वसन के लिए और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। उच्छ्वसन में है जो छोड़ी गई वायु है वो 16.4% ऑक्सीजन है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब यहाँ देखते हैं प्रश्न 19, अंतःश्वसन में ली गई वायु में कौन सी गैस होती है? ये तो ऊपर लिखा ही गया है, ये दोनों गैसें तो हैं ही हैं। 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड तो हैं तथा साथ में तथा नाइट्रोजन व अन्य गैसें भी होती हैं। उच्छ्वसन की वायु में क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व अन्य गैसें भी होती हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। प्रश्न 21, हिचकी आने का क्या कारण है? डायाफ्राम में दिक्कत होने पर इसमें ऐंठन होने लगती है जिसकी वजह से हवा गले में अचानक रुक जाती है जिससे हिचकी आने लगती है। यह एक अनैच्छिक क्रिया है और जब हमें हिचकी आती है तब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि शायद कोई याद कर रहा है हमें, पर ऐसा नहीं होता। ये एक ऐंठन होने के कारण होती है। गले में जो हवा होती है वो अचानक रुक जाती है, इसकी वजह से ऐंठन होने लगती है तो हमें हिचकी आने लगती है। नेक्स्ट है, छींकना श्वसन क्रिया के अंतर्गत आता है कि नहीं? नहीं, छींकना एक प्रतिक्रिया है। जब विदेशी कण नाक में प्रवेश कर जाते हैं या एलर्जी होती है तो छींक द्वारा इन कणों को बाहर निकाल देते हैं। इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं समाप्त होती है। ये जो शब्द है ये निकाल है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके आपके लिए लिख दिया है और ये हमारे यहाँ पे इसी के साथ ये इकाई हमारी यही समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई इकाई के साथ। धन्यवाद।